गंगापुर नाम के छोटे से गांव में सुनैना और रचना दो बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थीं। एक दिन गंभीर बीमारी से उनके माता पिता का देहांत हो जाता है और दोनों बहनें घर में उदास बैठी होती हैं कि तभी मोहल्ले की ताई थाली में खिचड़ी लिए वहां आकर उनसे कहती हैं, बेटियों, तुम्हारे माता पिता को गए 2 दिन हुए हैं और तुम लोगों ने तब से कुछ खाया पिया भी नहीं है। ये खिचड़ी खा लो वरना ऐसे कमजोरी आ जाएगी। नहीं ताई, हमें कोई भूख नहीं लगी है। जिसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए हों, उसे भूख प्यास कैसे लग सकती है। हाँ बेटी, मैं समझती हूँ, मुझे भी उनके जाने का दुख है, मगर खुद को कष्ट मत दो। छोटी बहन रचना को ही कुछ खिला दो। ताई, मुझे भी भूख नहीं लगी है। अगर हमने शहर में अच्छा इलाज कराया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, मगर गांव वालों की बातों में आकर हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हे भगवान, इन बेचारी बेटियों को कैसे दिन दिखा रहा है। अभी तो इनकी पढ़ने लिखने की उम्र है और माता पिता दोनों का साया चला गया। इनके साथ इतना बुरा क्यों किया? बेटियों, वो दुष्ट पंचायत वाले बीच में टांग नहीं अड़ाते तो आज तुम्हारे माता पिता जिंदा होते। लगता है भगवान भी हमें सजा दे रहे हैं, तभी इतना बड़ा दुख दिया है। ताई, हमारी ही गलती है। हमें गांव के झोला छाप डॉक्टर से इलाज नहीं करवाना चाहिए था। हमसे वो भूल हुई है जिसके पछतावे का कभी भी अंत नहीं होगा। अब कर भी क्या सकते हैं बेटी, होने को कौन टाल सकता है। अच्छा, अब रात होने वाली है, मैं चलती हूँ और तुम लोग अपना ध्यान रखना। ये बोलकर ताई वहां से चली जाती है और सुनैना रचना चुपचाप बैठी आंसू बहा रही होती है। कुछ देर बाद शांत होते ही सुनैना छोटी बहन रचना से कहती है, रचना, तू ही ये खिचड़ी खा ले। तू छोटी है, तुझे भूख भी ज्यादा लगती है। नहीं दीदी, मेरा मन और भूख बिल्कुल भी नहीं है। एक दिन और खाना न खाने से हम लोग मर थोड़ी ना जाएंगे। काश ऐसा हो पाता तो हम लोग भी भगवान के पास जाकर अपने माता पिता से मिल पाते। हाँ, सच कहती है तू। काश एक आखिरी बार हम लोग अपने माता पिता से मिल पाते, मगर दिल जानता है ये संभव नहीं है। माँ पिताजी, कम से कम सपने में ही आप हम लोगों से मिल जाओ। बहुत दिल कर रहा है आपको देखने का। ये बोलकर सुनैना रोने लगती है और रचना भी उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है और दोनों उस रात बिना खाए पिए रोते रोते सो जाती हैं। उनके दर्द को देख आसमान का भी दिल टूट जाता है और घनघोर बारिश होने लगती है। तभी घर में उनके माता पिता आकर कहते हैं, मेरी बेटियां कितना तड़प रही हैं। इनसे एक पल भी बिछड़ना मुझसे रहा नहीं जाता है। तभी रचना और सुनैना जग जाती हैं और रचना हैरानी से कहती है, माँ पिताजी, आप लोग सचमुच में हैं क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ बेटी, हम लोगों से भी रहा नहीं गया, इसलिए तुम लोगों से मिलने चले आए। बेटी, आगे की जिंदगी तुम्हारे लिए आसान नहीं होगी। हर कदम पर भगवान तुम्हारी परीक्षा लेगा, इसलिए हिम्मत से काम लेना और कभी भी हारना मत। माँ पिताजी, आप लोग हमें माफ कर दीजिए। हमने गांव वालों के बहकावे में आकर गलत इलाज के भरोसे रहकर आप लोगों को खो दिया। अब हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। हमें भी अपने साथ ले चलिए। मेरी बेटी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तो किस्मत का लिखा था। जो होना था वो हो गया। अब तुम लोगों को एक दूसरे का साथ देकर पढ़ाई पूरी करनी होगी और अपने सपनों को भी उड़ान देनी होगी। जिस दिन तुम लोग अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी, उस दिन हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। अपना ख्याल रखना बेटियों। इतना कहकर माता पिता अचानक गायब हो जाते हैं। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। तभी रचना नींद में हड़बड़ाते हुए घबराकर कहती है, माँ मत जाओ मुझे छोड़कर, रुक जाइए पिताजी। रचना की आवाज से सुनैना भी जग जाती है और रचना से कहती है, अरे रचना, क्या हुआ? तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? तभी रचना इधर उधर देखती है। आसपास माता पिता के न होने पर हैरानी से पूछती है, दीदी, मैंने माँ और पिताजी को देखा था।
वो मुझसे बातें भी कर रहे थे, मगर वो कहाँ चले गए? लगता है तूने उनको सपने में देखा होगा। मैंने भी उन्हें सपने में देखा था। तब तो लग रहा था कि सच में हम लोग उनसे मिल रहे हैं, मगर ये महज एक सपना था। दीदी, क्या पता हमसे मिलने सच में आए हो माँ पिताजी? हाँ, सही कहती है तू। कम से कम सपने में ही उनसे मिलकर हमारी आखिरी आस तो पूरी हो गई। चल अच्छा, अब तू स्कूल के लिए तैयार हो जा। आज तुझे स्कूल जरूर जाना है। हाँ ठीक है दीदी, तुम भी तो स्कूल चलोगी साथ में। तुम्हारा आखिरी साल बचा है स्कूल का। नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगी। घर में कामकाज, राशन वगैरह का भी इंतजाम करने के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। तू जा अभी। ठीक है दीदी, मेरा मन तो नहीं है स्कूल जाने का, मगर तुम मुझे घर पर रुकने भी नहीं दोगी। ये बोलकर रचना वहाँ से निकलकर गांव के स्कूल में पढ़ने जाती है। रचना 11वीं में होती है, जबकि सुनैना 12वीं में। स्कूल में रचना का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। इधर घर में सुनैना रसोई में जाती है और आटे का खाली डिब्बा देखकर कहती है, ये क्या? यहाँ तो एक चुटकी अनाज तक नहीं है। सारा पैसा तो इलाज में लग गया। अब छोटी को क्या खिलाऊंगी? हाँ, ताई के पास जाकर देखती हूँ, शायद कुछ अनाज दे दें। ये बोलकर सुनैना ताई के घर जाती है तो ताई उससे कहती हैं, कहो बेटी, क्या बात है? तुम बड़ी चिंता में लग रही हो। क्या बताऊं ताई, मेरे घर में जरा सा भी आटा चावल नहीं है। आज रचना भूखे पेट स्कूल गई है। क्या तुम कुछ आटा और दाल दे दोगी? बहुत मदद हो जाएगी। हाँ बेटी, क्यों नहीं। मैं तो हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। रुको जरा, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर ताई घर के अंदर रसोई में जाती है और एक थैले में आटा, दाल, चावल लेकर बाहर आकर सुनैना को देती है। तो सुनैना उनसे कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया ताई मदद करने के लिए। अगर आपको कोई काम पड़े तो बेझिझक मुझसे मदद ले लीजिएगा। कोई बात नहीं बिटिया, अभी तो तुम अपना और छोटी का ख्याल रखो। मगर ये बताओ, तुम आज स्कूल क्यों नहीं गई हो? तुम्हारी पढ़ाई भी तो जरूरी है। ताई, आज मैंने सोचा घर में साफ सफाई के साथ खाने का इंतजाम कर लूं, इसीलिए आज नहीं गई थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, छोटी घर आती ही होगी। ये बोलकर सुनैना वहाँ से घर चली जाती है और रसोई में सादा सा खाना बनाने लगती है। तभी रचना स्कूल से घर आती है और सुनैना के पास जाकर बोलती है, क्या बना रही हो दीदी? ये आटा, दाल, चावल कहाँ से आया है? अच्छा हुआ ऐसे मौके पर तू आ गई। तू भूखी ही स्कूल चली गई थी, इसीलिए मैं ताई के यहाँ से थोड़ा सा आटा, अनाज ले आई हूँ। चल अब बैठ जा, मैं खाना लगाती हूँ। ये सुनते ही रचना भी वहीं बैठ जाती है और सुनैना उसको खाना देती है। दोनों बहनें पूरे 2 दिन बाद खाना खा रही होती हैं। तभी खाते खाते रचना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, दीदी, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि अब हमारे माता पिता नहीं रहे। कुछ दिनों पहले तक हम सब साथ में प्रेम से खाते थे। अच्छे दिन इतनी जल्दी चले जाएंगे, ये कभी सोचा नहीं था। हाँ, सच कहती है तू। उनके बिना ये घर कितना सूना सा लगता है। आज तू भी नहीं थी तो ये घर काटने को दौड़ रहा था, मगर अब यही हमारी जिंदगी है। बोलते हुए सुनैना की आवाज कांपने लगती है। उसके शब्द भी गले में अटक से जाते हैं और चुपके से आंसू पोंछने लगती है। तभी रचना कहती है, दीदी, अब हम लोग कब तक ताई जी से मांग कर खाएंगे? बिना पैसे का तो हमारा गुजारा हो ही नहीं पाएगा। क्या बड़े काका से मदद मांगी जाए? बात तो तूने सही बोली है। हमें बड़े काका से मदद लेनी चाहिए। और पिछले साल हमारे पिताजी ने उनको 20,000 रुपए उधार भी दिए थे। वो उन्होंने अभी तक नहीं दिए हैं। मैं कल ही जाकर उनसे पैसे मांगूंगी। हाँ, ये सही रहेगा दीदी। कम से कम हम लोगों को तो कोई आसरा मिलेगा। ये बोलकर रचना और सुनैना खाना खाकर रात में सो जाती हैं। अगली सुबह रचना घर में झाड़ू लगा रही होती है। तभी सुनैना मटके में पानी लेकर वहां आती है और गुस्से में कहती है, अरे ये तू क्या कर रही है? तेरे स्कूल जाने का वक्त होने वाला है। चल झाड़ू लगाना बंद कर। तो क्या हुआ दीदी?
मैं तो बस आपके काम में हाथ बंटाना चाहती थी, इसीलिए झाड़ू लगा रही थी, मगर आप मुझे ही डांट रही हो। हाँ, तेरा काम सिर्फ पढ़ना है, घर के काम मैं कर लूंगी। तू सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे और इस साल भी अच्छे नंबर लाना। जानती नहीं क्या पिताजी ने सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देने को बोला था। मगर दीदी, इस बार तो आपके बोर्ड्स हैं, तो आप स्कूल क्यों नहीं जाती हो? बस मुझसे ज्यादा बहस मत कर। माँ पिताजी के बाद घर की जिम्मेदारी मुझे ही पूरी करनी है, इसलिए मेरा स्कूल जाना इतना भी जरूरी नहीं है। चल, अब तू स्कूल जा, बहुत देर हो गई है। ये सुनकर रचना वहाँ से स्कूल चली जाती है और वहाँ लंच टाइम पर मास्टर जी रचना के पास जाकर पूछते हैं, रचना, आजकल तुम्हारी दीदी स्कूल नहीं आ रही है, उससे बोलो कि बोर्ड्स के एग्जाम हैं तो स्कूल आकर पढ़ाई करे। रचना उन्हें पिछले दिनों की सारी बातें बता देती है। ये सुनकर मास्टर जी चले जाते हैं और सुनैना के घर जाकर उसे बुलाकर पूछते हैं, सुनैना, आज ही तुम्हारी छोटी बहन ने बताया कि तुम्हारे माता पिता नहीं रहे। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। अब काफी दिन हो गए हैं, तुम्हारे बोर्ड्स भी तो हैं, तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? मास्टर जी, अगर वहाँ गई तो घर पर पैसे और राशन का इंतजाम कौन करेगा? माता पिता के इलाज में सारा पैसा खत्म हो गया है, तो मैं इस साल बोर्ड्स नहीं दे पाऊंगी, केवल छोटी को ही पढ़ाऊंगी। अगर ऐसा है तो तुम स्कूल फीस की चिंता न करो, मैं चंदा करके तुम्हारी और रचना के फीस का इंतजाम करवा दूंगा। भले तुम स्कूल ना आना, मगर पढ़ाई करती रहना ताकि बोर्ड्स में पास हो जाओ। ठीक है मास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। ये तो मेरा फर्ज बनता है कि किसी भी छात्र की पढ़ाई गरीबी और पैसे की कमी की वजह से रुकनी नहीं चाहिए। ये बोलकर मास्टर जी चले जाते हैं और सुनैना की आंखों में आंसू होते हैं। और तभी रचना स्कूल से घर आती है तो सुनैना उससे कहती है, रचना, अभी मास्टर जी आए थे, उन्होंने हम दोनों की स्कूल फीस खुद भरने को बोला है और मुझे घर पर ही पढ़ने की इजाजत दे दी है। अच्छा हुआ दीदी, हमें मदद मिल गई। अब तुम्हें भी पढ़ाई करनी है मेरे साथ। चलो, अब जल्दी से मुझे खाना दे दो, बहुत जोर भूख लगी है। फिर सुनैना रसोई में जाती है और दोनों साथ में खाना खाते हैं। फिर रचना पढ़ाई करती रहती है, मगर सुनैना बर्तन धोने लगती है, तो ये देख रचना को बुरा लगता है। फिर कुछ देर बाद सुनैना उसके पास आती है, तभी रचना उससे कहने लगती है, क्या दीदी, आप दिन भर काम करती रहोगी तो पढ़ाई कब करोगी? आप भी मेरे साथ पढ़ाई कर लो। अच्छा ठीक है, मैं भी पढ़ाई करती हूँ, अभी थोड़ा सुस्ता लेने दे। दीदी, आप तो मुझे घर के एक भी काम नहीं करने देती हो, इसीलिए इतना थक जाती हो। मुझे भी मदद करने दो, मिल बांट कर काम करने से काम भी जल्दी होगा और तुम्हें पढ़ने को भी मिलेगा। दीदी मान जाइए ना। रचना, तू छोटी है मगर कितनी समझदार है। चल ठीक है, फिर कल से तू भी मदद करवाना। ये सुनकर रचना खुश हो जाती है और सुनैना भी किताबों में डूब जाती है। दोनों बहनों को पढ़ते हुए रात हो जाती है। फिर दोनों खाना खाती हैं और सो जाती हैं। अगली सुबह रचना घर में झाड़ू लगाती है और सुनैना मटके में पानी लेकर आती है। तभी रचना कहती है, दीदी, मैंने झाड़ू पोछा के साथ जो राशन बचा था उससे खाना बना दिया है, मगर आज भर का राशन ही था, अब आगे का इंतजाम कैसे होगा? आज ही बड़े काका से पैसे मांगने जाऊंगी, तू अब स्कूल जा। ये सुनते ही रचना स्कूल चली जाती है। कुछ देर बाद सुनैना भी घर से निकलकर बड़े काका के घर जाती है। उनका घर 2 मंजिला का होता है और सुनैना उनके घर जाकर बड़े काका काकी को बुलाकर कहती है, बड़े काका, आप लोग मेरे माता पिता के जाने के बाद एक बार भी हमारा हालचाल लेने नहीं आए, तो मैंने सोचा मैं खुद आप लोगों से मिल लूं। वैसे आप लोगों ने ये घर कब बनवाया? कुछ महीनों पहले तक तो नहीं बना था। सुनैना, हमें गलत मत समझना, तेरे बड़े काका बस काम में व्यस्त थे और ये घर तो हमने कुछ हफ्तों पहले ही बनवाया है। खैर, सब ठीक तो है घर पर? नहीं काकी, कुछ भी ठीक नहीं है। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है और हमें मांग कर राशन जुटाना पड़ रहा है। काका, मुझे वो पैसे दे दीजिए
जो मेरे पिताजी ने आपको उधार दिए थे। क्या कहा? कौन से पैसे और किसके पैसे? मैंने कब तुम्हारे पिता से उधार लिए थे? लगता है तू वहम में है। मैंने आज तक किसी से कोई उधार नहीं लिया है। ऐसा मत बोलिए काका। 1 साल पहले जब आप मेरे घर पर पिताजी से 20,000 रुपए लेने आए थे, तो आपने बोला था कि ब्याज सहित 1 साल में चुका देंगे। अब तो साल भर से ज्यादा हो गया है। हमारे पैसे दे दीजिए, हमें खाने के लाले पड़ गए हैं। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम हम पर झूठा इल्जाम लगाओगी। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने तुम्हारे पिता से पैसे लिए? काका, मैंने उस दिन खुद देखा था। आप भले ब्याज मत दीजिए, लेकिन हमारे 20,000 रुपए ही वापस कर दीजिए। हमारे घर में खाने का राशन तक नहीं है, थोड़ा तो रहम कीजिए। तुम झूठ बोल रही हो और पैसे तो एक भी नहीं मिलेंगे तुम्हें। बस तुम लोगों पर दया करके राशन ही दे सकता हूँ। जो मिल रहा है चुपचाप लेकर निकल जाओ। फिर बड़ी काकी अंदर जाती है और एक थैली में राशन भरकर सुनैना को देकर उसे चिल्लाकर कहने लगती हैं, ये ले राशन और निकल जा यहाँ से। दोबारा अपनी मनहूस शक्ल कभी दिखाना भी मत। ये बोलकर वो घर के अंदर चली जाती है और बाहर खड़ी सुनैना बेइज्जती सहती हुई रोने लगती है और रोते हुए वो घर चली जाती है जहाँ पहले से रचना और ताई मौजूद होते हैं। तभी रचना उससे पूछती है, क्या हुआ दीदी? बड़े काका ने पैसे दिए हमारे, कुछ तो बोलो। नहीं छोटी, उन्होंने तो पैसे उधार लेने की ही बात से इनकार करके मुझे ही झूठा बोलकर घर से निकाल दिया और बस ये थोड़ा सा राशन ही दे दिया, मानो हम पर कोई एहसान कर रहे हों। उनकी इतनी हिम्मत! जब तक हमारे पिताजी जिंदा थे तब तक उनके आगे पीछे घूमते रहते थे और इतने सारे पैसे लेकर भी साफ मुकर जाना, मुझे तो सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे तो पहले से ही शक था। वो बस तुम्हारे पिताजी के सामने ही भीगी बिल्ली बनता था और गांव के कमजोर लोगों के सामने शेर बनकर उनका शिकार करता था, और आज उसने अपना असली रंग दिखा ही दिया। सही कहा ताई, उनसे बड़ा झूठा मक्कार और जालसाज आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, जो मुसीबत में हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर हमारे सारे पैसे खा गया। और तो और उन्होंने पूरा पक्का घर भी बनवा लिया है। जरूर पिताजी के दिए हुए पैसे से ही किया होगा। भगवान ऐसे दुष्ट लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। हमें कोई जरूरत नहीं है ऐसे नीच इंसान के घर का राशन लेने की। ये बोलकर गुस्साई रचना सुनैना के हाथ से राशन की थैली लेकर सारा राशन जमीन में गिरा देती है। तभी सुनैना हैरानी से कहती है, अरे ये तूने क्या किया? वो राशन हम लोग कुछ दिन तो प्रयोग कर ही लेते। नहीं दीदी, ऐसे धूर्त मक्कार इंसान का राशन लेना भी हमें स्वीकार नहीं है। और देखो, उन्होंने कितनी बेकार कंकड़ों से भरा राशन दिया है। हम लोग इतने भी निर्लज्ज नहीं कि खराब राशन खाना पड़े। रचना बेटी सही कह रही है। बेटी सुनैना, तुम खाने की चिंता न करो, मैं तुम्हें राशन दे दिया करूंगी। और अगर तुम्हें पैसे कमाने हो तो एक मालकिन के घर में काम की जरूरत है। हाँ ताई, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। आप कल ही मुझे उनके यहाँ ले चलो। ये सुनकर ताई वहाँ से चली जाती है और रचना सुनैना खाना खाकर पढ़ाई करते करते सो जाती है। अगली सुबह सुनैना ताई के साथ बड़ी मालकिन के घर जाती है और तभी सुनैना मालकिन से कहती है, मालकिन आप कोई काम दे दीजिए, मैं खाना बर्तन और सफाई सब काम कर लूंगी। ठीक है, फिर कल से काम पर आ जाना। ये सुनकर सुनैना और ताई दोनों खुश होती हैं और वहाँ से अपने अपने घर चली जाती है। तभी रचना स्कूल से वापस आती है तो सुनैना उससे कहती है, रचना, आज मुझे मालकिन के घर खाना बनाने का काम मिल गया है। अब से राशन और पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी। अब से घर के सारे काम मैं करूंगी ताकि आप बस बाहर का काम कर सको, वरना आप बहुत थक जाओगी। आपको फिर पढ़ने का समय भी नहीं मिलेगा। ठीक है लाडो, तू चिंता मत कर, मैं रात में पढ़ लिया करूंगी। अब चल खाना खा ले। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं।
फिर पढ़ाई करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। अगली सुबह रचना जल्दी उठकर घर में झाड़ू पोंछा करती है, खाना बनाती है और फिर स्कूल चली जाती है। वहीं सुनैना भी मालकिन के घर पहुंचकर खाना बनाती है, बर्तन धोती है और घर के सारे काम पूरे मन से करती है। इसी तरह देखते देखते 1 महीना बीत जाता है। महीने के आखिर में मालकिन सुनैना की मेहनत से खुश होकर उसे उसकी पगार देती है। धन्यवाद मालकिन, अब मैं चलती हूँ। फिर सुनैना राशन की दुकान से राशन लेकर शाम को घर जाती है, जहाँ पहले से रचना होती है, और सुनैना उसे राशन देकर कहती है, ये ले रचना, आज पगार मिली थी तो मैं राशन ले आई हूँ, अब तू खाना बना ले। रचना राशन लेकर रसोई में खाना बनाती है और दोनों बहनें खा पीकर पढ़ने बैठ जाती हैं। उनकी आंखों में नींद नहीं, बस पढ़ने का जुनून होता है। तभी पढ़ते हुए आधी रात हो जाती है और दोनों सो जाती हैं। ऐसे ही पूरा साल निकल जाता है और दोनों की परीक्षा भी हो जाती है। जब सुनैना मोबाइल में रिजल्ट देखती है तो वह बहुत खुश हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान, मैं पास हो गई। अगर फेल हो जाती तो पता नहीं क्या मुंह दिखाती पिताजी को। जिस तरह से घर के हालात है उसमें मेरे लिए पास होना ही बहुत है। तभी वहाँ पर रचना खुशी से आकर उससे कहती है, दीदी, मैं भी स्कूल से आ रही हूँ। मैंने पूरी क्लास में टॉप किया है। और आपका रिजल्ट कैसा रहा? वाह मेरी छोटी, तू तो हमेशा ही टॉप करती है। मैं भी बोर्ड्स में पास हो गई हूँ। मुझे तो फेल होने का डर था, मगर मैं पास हो गई, यही बहुत है। वाह, बधाई हो दीदी। मैं बहुत खुश हूँ आपके रिजल्ट से। मगर आप कॉलेज की पढ़ाई कहाँ करोगी? यहाँ गांव में तो कोई भी कॉलेज नहीं है। ये सुनकर सुनैना कुछ पल सोच में डूब जाती है, फिर अपना दुख छिपाकर कहती है, रचना, मैं कॉलेज में नहीं पढ़ूंगी, यहीं रहकर तेरी पूरी पढ़ाई कराऊंगी और तुझे कॉलेज भेजकर कुछ बड़ा बनाऊंगी। क्या दीदी, ऐसा मत बोलो। मेरे लिए तुम अपने सपने, पढ़ाई सब कुछ छोड़ दोगी। पगली, हम दोनों में से एक ही पढ़ सकता है और पिताजी ने तुझे तेरे सपनों को पूरा करने को बोला था, इसलिए पैसे का इंतजाम मैं करूंगी। तू बस मन लगाकर पढ़ और 12वीं में टॉप कर। ये सुनकर रचना हामी भरती है और पूरे 1 साल बाद रचना पूरे गांव में टॉप करती है और सुनैना के पास जाकर बताती है, दीदी, मैंने पूरे गांव में टॉप किया है। सबसे ज्यादा मेरे ही नंबर आए हैं। मैंने सोच लिया है अब मैं डीएसपी बनूंगी। वाह छोटी, तू सच में बहुत तेज है। पिताजी, हमारी छोटी ने कर दिखाया। बस तेरे सपनों की उड़ान बाकी है। अब तू शहर में जाकर पढ़ेगी और अपना सपना पूरा करेगी। चल, अब तू अपना सामान बांध। ये बोलकर सुनैना वहाँ से चली जाती है और गांव के जमींदार के पास जाकर उनसे कहती है, जमींदार जी, मुझे 2 लाख रुपयों की आवश्यकता है। क्या आप हमें लोन दे देंगे? कुछ ही समय में आपका पूरा पैसा चुका देंगे। मुझे अपनी छोटी बहन को शहर में पढ़ने भेजना है, उसका सपना पूरा करना है। अरे, तुम गरीब लोग हमेशा अपनी औकात से बढ़कर ही सपना देखते हो। मैं पहले ही बता रहा हूँ, सपनों की दुनिया से निकलकर सच्चाई की जमीन पर आ जाओ। मेरे दोनों बेटे कुंवारे हैं, उनसे ही तुम दोनों बहनें शादी कर लो, बहुत सुखी रहोगी। बिल्कुल नहीं, पूरा गांव जानता है कि आपके दोनों बेटे कितने नालायक हैं। मुझे अपनी बहन को पढ़ने भेजना है। कृपया रुपए दे दीजिए, मैं 1 साल तक आपका पूरा पैसा चुका दूंगी। अगर ऐसा है तो अपना घर गिरवी कर दे। मैं बिना कुछ गिरवी रखे इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता। ठीक है, मेरा घर गिरवी रख लीजिए। अगर 1 साल में न चुका पाऊं तो वो घर आपका होगा, मगर ये बात किसी को न बताइएगा और 1 साल तक हमें घर में रहने दीजिए। जमींदार मान जाता है और सुनैना पैसे लेकर घर चली जाती है। तभी वह रचना से कहती है, छोटी, मैं जिनके यहाँ काम करती हूँ उनसे पैसों का इंतजाम हो गया है। तू शहर जाने की तैयारी कर। रचना हामी भरती है और सुनैना उसे बस स्टैंड पर छोड़ने जाती है, जहाँ रचना उससे कहती है,
दीदी, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपने मेरी पढ़ाई और सपने के लिए अपने सपनों की कुर्बानी दे दी। मैं आपको अकेला छोड़कर वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ। अरे पगली, तेरा सपना भी मेरा सपना है और पिताजी का भी। वहाँ खूब मेहनत और लगन से पढ़ना और कामयाबी हासिल करना। ठीक है दीदी, मैं अपना सिर गर्व से ऊंचा कर दूंगी और बड़ा अफसर बनकर आपकी भी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करवाऊंगी। ये मेरा आपसे वादा है। ये बोलकर रचना बस में बैठकर शहर चली जाती है और वहां मन लगाकर दिन रात पढ़ने लगती है। इधर सुनैना भी जमींदार का कर्ज चुकाने के लिए 5 घरों में झाड़ू पोंछा खाना, बर्तन का काम करती है और जंगल से लकड़ी भी बेचकर सारे पैसे इकट्ठा करती है और पैसे जुटाकर जमींदार के पास जाती है। ये लीजिए आपके पैसे। पूरा साल होने से पहले ही मैंने आपके पैसे चुका दिए हैं। अरे रे रे, तुमने तो आने में देर कर दी। 1 साल तो कुछ घंटों पहले ही समय पूरा हो गया था। लाओ ये पैसे मुझे दो और अपने रहने का ठिकाना ढूंढ लेना। मेरे आदमी तुम्हारा घर खाली करने गए हैं। ये बोलकर जमींदार सुनैना से अपने पैसे ले लेता है और उसका घर भी हड़प लेता है। ये देख सुनैना रोते हुए कहती है, ऐसा मत कीजिए जमींदार जी, मैंने इतनी मेहनत से आपके कर्ज को चुकाया है। पूरे साल होने के पहले ही तो आप मेरा घर क्यों छीन रहे हैं? ये बहुत नाइंसाफी है। मैं पंचायत में आपकी शिकायत करूंगी। जा कर दे शिकायत। जो 1 साल पहले बात हुई थी उसके मुताबिक 1 साल कुछ घंटों पहले ही हो गया। तुझे पैसे लेकर यहाँ जल्दी आना चाहिए था। और सुन, पंचायत मेरे इशारों पर चलती है। तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। जा घर जा, जल्दी अपना सामान समेट ले। ये सुनकर सुनैना हड़बड़ी में रोते हुए घर की ओर भागती है और वहां जाकर देखती है कि उसका सामान पहले ही घर के बाहर बिखरा हुआ है और घर में ताला लगा है। उसे देख बाहर मौजूद ताई कहती है, बेटी, तू कहाँ थी? तेरी गैर मौजूदगी में 2 गुंडे आए थे और सारा सामान फेंककर ताला लगाकर चले गए। मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करी मगर उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। ताई, मैंने जमींदार से पैसे उधार लेकर छोटी को पढ़ने भेजा था और 1 साल की मोहलत पर मैं उधार चुकाने गई थी, मगर उसने पैसे लेकर मेरा घर भी हड़प लिया। पंचायत में भी शिकायत नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ भी उसी की चलती है। ये जमींदार इतना दुष्ट निकलेगा, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। उसने तुम्हारे अकेले मजबूर होने का फायदा उठाकर घर हड़प लिया है। भगवान जरूर इंसाफ देगा। बेटी, तू चिंता न कर, अब से तू मेरे साथ रह ले। अपना सामान लेकर मेरी झोपड़ी में आ जा। शुक्रिया ताई, अगर आप नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। ये बोलकर सुनैना अपना सामान लेकर ताई के घर आकर रहने लगती है और पैसे कमाने के लिए खूब मेहनत करती है ताकि शहर में पढ़ रही रचना को किसी भी चीज की कमी न लगे। उधर शहर में 3 साल हो जाते हैं और रचना की डीएसपी की परीक्षा भी हो जाती है और रिजल्ट का दिन आता है। हे भगवान, आज मेरी लाज रख लेना और मुझे सफल बना देना। मुझे हर हाल में दीदी की मेहनत बेकार नहीं जाने देनी है। ये बोलकर रचना मोबाइल में रिजल्ट चेक करती है तो वो डीएसपी पद के लिए सिलेक्ट कर ली जाती है। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तेरा लाख लाख शुक्रिया भगवान। आज मेरे सपनों के साथ दीदी और पिताजी का भी सपना पूरा हुआ है। अब बस दीदी को उनके हिस्से की खुशियां देने का समय आ गया है। ये बोलकर रचना खुश होती है और कुछ महीनों बाद रचना डीएसपी बनकर गाड़ी से गांव में आती है और सीधा अपने घर जाती है, मगर बाहर ताला लगने की वजह से वो काफी हैरान होती है। तभी ताई उसके पास आकर कहती है, अरे बिटिया, ये तुम रचना हो क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। इतनी छोटी बिटिया आज इतने सालों बाद घर आई है। आखिर तुमने अपना लक्ष्य हासिल कर ही लिया। झुक झुक जो बिटिया। हाँ ताई, मैं दीदी का सपना दिल में संजोकर डीएसपी बनकर लौटी हूँ, मगर दीदी कहाँ है और घर में ताला क्यों लगा है? ताई रचना को जमींदार द्वारा घर छीनने की बात बता देती है और कहती है, बिटिया, उस पापी के खिलाफ तुम्हारी बहन नहीं लड़ सकती थी।
इसीलिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अब तुम आ गई हो तो कानून की मदद से दीदी का इंसाफ दिलाना। ये सुनकर रचना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी वहाँ सुनैना भी आ जाती है और रचना उसके गले लगकर कहती है, दीदी मैं आ गई हूँ आपका गुरूर बनकर। अब आप अकेली नहीं हो, आपके साथ आपकी डीएसपी बहन है। भगवान का लाख लाख शुक्रिया। रचना, तूने मेरी तपस्या सफल कर दी। हर रात सोने के पहले मैं तुझे सफल होते देखती थी और आज वो सपना हकीकत बन गया है। पिताजी, माँ, आपके आशीर्वाद से छोटी बहन सफल हुई है। हाँ दीदी, मैं भी आपको देखने के लिए तरस गई थी। हर दिन इसलिए पढ़ती थी ताकि आपको आपके हिस्से की सारी खुशियाँ दे सकूं। दीदी अब आप अकेली नहीं हो, अब हम अपना घर वापस लेकर रहेंगे। ये बोलकर रचना अपनी पुलिस टीम वालों के साथ जमींदार के घर जाकर छापा मारती है। फिर सुनैना और ताई की मौजूदगी में रचना उससे कहती है, बस तेरा झूठ और फरेब का खेल खत्म हुआ। जालसाजी के आरोप में तुम जेल की हवा खाओगे। ले जाओ इसे थाने। रचना के आदेश पर बाकी पुलिस वाले जमींदार को पकड़कर ले जाते हैं और रचना इस तरह अपना घर उसके कब्जे से छुड़ाकर चाबी दीदी को दे देती है और सुनैना खुशी के आंसू भरकर बोलती है, रचना, तू सच में इतनी कामयाब हो गई है। आज तूने हमारा घर वापस दिलवा दिया। अब हम लोग चैन से रह सकेंगे। दीदी अभी तो सबसे बड़ा काम होना बाकी है। तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ देना है। माँ पिताजी के जाने के बाद तुमने अपने सपने और पढ़ाई छोड़कर मुझे पढ़ाया। अब तुम्हारी बारी है सपनों को पूरा करने की। तुम मेरे साथ शहर चलोगी। इस गांव में कुछ भी नहीं रखा है। बस भी कर रचना, अब रुलाएगी क्या? मैं तो धन्य हो गई हूँ तेरी जैसी छोटी बहन पाकर। फिर रचना घर की देखभाल की जिम्मेदारी ताई को देकर अपनी दीदी सुनैना को साथ लेकर शहर चली जाती है। वहाँ उसकी कॉलेज की छूटी पढ़ाई पूरी करवाती है और सुनैना भी मेहनत करके सरकारी अफसर बन जाती है। इस तरह से दोनों बहनें किसी भी हालातों में अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ती हैं।